जन्मदिन मुबारक माननीय मुलायम सिंह यादव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। देश बोलेगा में मैं हूं आज आपके साथ मनीष बाजपेयी। हम अपने कार्यक्रम में लगातार कई चर्चाएं करते रहते हैं, राजनीतिक चर्चा भी करते हैं और आपसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों की भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज चर्चा हम उस शख्स की करने जा रहे हैं, उसकी जिसकी शख्सियत आज हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करती है। अपनी मिट्टी से सियासत का सफर तय करते हुए देश की राजनीति की इबारत लिखता है। लोहिया के विचारों को आत्मसात किए हुए वो शख्स आज भी कभी संघर्ष तो कभी सत्ता की सीढ़ियों से सियासत को नया आयाम देता है। उसका नाम, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। बहुत सारी बातें मुलायम सिंह यादव के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना बेहद जरूरी है अगर मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को समझने की कोशिश की जाए। 1992 का वो वक्त, पूरे के पूरे राज्य में एक तनाव था। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद कांशी राम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगभग 60 के करीब सीटें मिली थी और मुलायम सिंह यादव ने कांशी राम के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इसी गठजोड़ को भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत माना जाता है और इसलिए मुलायम सिंह यादव को इस लिहाज से गठबंधन की राजनीति का पुरोधा माना जाता है और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो कह सकते हैं अब भी चल रहा है। गठबंधन की राजनीति के पुरोधा, धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदा, यूपी की सियासत केंद्र तक तीसरे मोर्चे के पैरोकार मुलायम सिंह यादव नेताजी। उनके चाहने वाले उन्हें नेताजी कहते हैं। मुलायम सिंह यादव को जानने वाले उनको इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि वो आज सियासत के शीर्ष पर चमकते सितारे हैं, बल्कि इसलिए कि सियासत के गलियारों में भी वो अपनी मिट्टी को नहीं भूले। उनके चाहने वालों ने इसलिए उनको नाम दिया धरती पुत्र। सियासत में न जाने कितने ऐसे मौके आए जब देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए नेताजी ने लाठियां खाई। 1992 का रामकोला कांड की तस्वीरें आज भी हर किसी के जहन में ताजा होंगी, जब गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए मुलायम सिंह यादव सीने पर गोली खाने को तैयार हो गए थे। ऐसे कई वाकये और भी याद किए जा सकते हैं जिससे उनके यथा नाम तथो गुणा वाली कहावत चरितार्थ होती है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुधर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह छोटे व अभय राम सिंह, शिवपाल सिंह, राम गोपाल सिंह और कमला देवी से बड़े हैं। पिता सुधर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। उन्नीस में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 19 अगस्त 2003 से
11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन और इस जन्मदिन के मौके पर इटावा में उनका अपना जो गृह क्षेत्र है सैफई, वो सैफई इस वक्त किसी कह सकते हैं कि वहां पर महोत्सव है, जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन के मौके पर खुद मुलायम सिंह यादव ने भी सबको धन्यवाद कहा है, जो भी उनको शुभकामना दे रहा है, और उनके परिवार के लोग भी अलग अलग तरीके से बधाई संदेश दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है मुलायम सिंह यादव का और उनके पौत्र तेज प्रताप यादव जो कि सांसद भी हैं, और अपर्णा यादव, उनका क्या कुछ कहना है, हम सुनते हैं। आप सबको धन्यवाद, आए हुए सबको बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद। आप सबको धन्यवाद, आए हुए सबको बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद। आप सबको धन्यवाद, आए हुए सबको बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद। एक बहुत खुशी की बात सब समाजवादियों के लिए आज है, और पूरे प्रदेश के लोग और देश के समाजवादी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, और नेताजी को बधाई देने के सभी लोग यहाँ से आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पिताजी का बर्थडे है, और हम बस यही कहेंगे कि हर साल इससे भी बड़ा जश्न हो, और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, तमाम समाजवादियों के लिए भी सौभाग्य की बात है, उनके चाहने वालों के लिए भी सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुलायम सिंह यादव को अपना कहीं ना कहीं गुरु मानते हैं, जिनसे वो राजनीति सीखते हैं, उन सभी के लिए ये एक सौभाग्य की बात है। और इस वक्त आज हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ जाएं। इसको लेकर, मुलायम सिंह की राजनीति को लेकर, उनके तमाम पृष्ठभूमि को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर अगर आपके जहन में कुछ आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मानंद तिवारी हैं जो कि वरिष्ठ समाजवादी चिंतक हैं, और हमारे साथ में जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कुमार जी, मुलायम सिंह यादव के बारे में कई बातें अभी हमने दिखाई इस पैकेज के माध्यम से, लेकिन वो कौन सी खास बात है जो आपको प्रभावित करती है या लोगों को उनके करीब खींचती है आपके नजरिए से? अजय कुमार जी। मनीष जी, मुलायम सिंह जैसा नेता आज के जिस युग में है, मैं बहुत ज्यादा तारीफ नहीं, लेकिन चूंकि मुझे उनके साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला, पत्रकारिता के रूप में भी उनको मैंने देखा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब 1977 में तीसरी बार चुन करके जनता पार्टी के टिकट पर आए थे, उस समय इनको सहकारिता विभाग मिला था। ये सहकारिता में इनकी बड़ी रुचि रही है। मैं इनके साथ कवरेज के लिए जिस अखबार में मैं था, उसका प्रचार और प्रसार इटावा में बहुत अधिक था। मैं इनके साथ कार से जाता था। एक साधारण सा राम सकल नाम का इनके पास एक शैडो होता था, केवल रिवॉल्वर लगा करके चलता था। हम इनके साथ गए इटावा में, इन्होंने कार्यक्रम, इनकी एक इच्छा रहती थी कि सहकारिता के कार्यक्रम जो हैं वो उस क्षेत्र के अखबार में छपे। आज तो ये हो गया कि लखनऊ की खबर लखनऊ में है, कानपुर में नहीं, लेकिन उस समय के 77 के उसमें जो समाचार पत्र आज अखबार में कह देता हूं, वहां था। मैं इनके साथ जाता था, आकर के खबर लिखता था, और ये बड़े प्रसन्न रहते थे। एक बार की घटना है कि उधर से इटावा से लौटते समय रात हो गई थी। जब मुलायम सिंह की गाड़ी की रोशनी पड़ती थी तो सड़क के किनारे जो महिलाएं शौच के लिए बैठी रहती थी, वो बेचारी उठ के खड़ी हो जाती थी। तब मुलायम सिंह ने एक बात कही थी, आज तो शौचालय महिलाओं के लिए बन रहे हैं। तब मुलायम सिंह ने कहा कि मेरे दिमाग में एक चीज आई है, मैं इन महिलाओं के लिए सहकारिता के आधार पर गांव-गांव में शौचालय निर्मित करूंगा। और मुझे याद है, आते ही उन्होंने सचिव सहकारिता को बुला करके तुरंत निर्देश दिए कि गांवों के पास खेतों से थोड़ा दूर पक्के शौचालय महिलाओं के लिए बनाए जाए। और ये काम तब हुआ जो आज शुरू हो रहा है। एक चीज और मैं मुलायम सिंह के बारे में बता दूं, एक ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी का एहसान, अगर किसी ने इनके ऊपर 10 रुपए का 10 पैसे का एहसान किया है तो ये 110% उतारने का मादा रखते हैं।
दूसरी एक और चीज, जिससे जो वादा कर लेते हैं वो निभाते हैं। ये बात दूसरी है कि इन दिनों थोड़ा कान की और सुनने की और वो क्षमता में थोड़ा कमी आई है, लेकिन आज भी जिस पर वो विश्वास। और एक चीज और है, अगर किसी ने इनको धोखा दिया, दगा दिया और जा करके 10 साल बाद 5 साल बाद हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है तो ये माफ कर देता। वास्तव में ये नेता हैं। एक बात मैं और कह दूं इनके बारे में कि ये हर मौके की राजनीतिक पकड़ अच्छी तरह जानते हैं और कब किस मौके पर धोबी पाट लगा दे। बहुत अच्छे पहलवान रहे अपने जमाने के, अपने क्षेत्र के। और चरखा दांव इनका एक मशहूर दांव है। अब कैसे ये चूके बिहार के चुनाव में, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे तो ये अच्छा, इनका जन्मदिन और अच्छा मनता अगर ये अपने प्रतिनिधि के रूप में कल बिहार में जो शपथ ग्रहण हुआ किसी को भेज देते, कम से कम बड़प्पन बनता। अब क्या कारण है, क्या राजनीति है, वो तो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। लेकिन मैं फिर एक बात ये कह रहा हूं कि अब कल एक चीज ये देखना है, आज या कल, क्या लालू यादव वहां से आते हैं। कम से कम मुलायम सिंह जी कुछ न करते तो लालू के दामाद को ही शपथ ग्रहण में भेज देते, कम से कम अपने साले की शपथ तो वो देख लेते। गया वो था। अलग मुद्दा है, अगर गए हो तो अच्छा है, लेकिन कहीं चर्चा में नहीं आया। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं समझता हूं नहीं, मैं बिहार में कल इस बात को लेकर चर्चा भी हुई। शपथ ग्रहण में कोई नहीं गया। अजय कुमार जी, तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे थे, लेकिन वो समाजवादी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं पहुंचे थे। वो अपने पारिवारिक सदस्य के हैसियत से पहुंचे थे, वो उनके दामाद के हैसियत से वहां पहुंचे थे। समाजवादी प्रतिनिधि के तौर पर वो नहीं पहुंचे थे। और ये बात चर्चा में भी है कि आखिरकार ये इतनी दूरी क्यों बना ली। बहरहाल सियासत की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बात हम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मुझे लगता है कि कह देना या सिर्फ और सिर्फ किसी की आलोचना कर देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन जरा उस जगह पर रह के देखिए कि जहां से वो उठे हैं और जहां तक वो पहुंचे हैं। ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के बारे में कि भाई मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, लेकिन जरा मुलायम सिंह यादव के ऊपर नजर डालिए तो एक संघर्ष की एक पूरी विरासत दिखती है हमें। धर्मानंद तिवारी जी, हम आपके पास में आए उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है रानीखेत से, नवीन कपिल मौजूद है। नवीन जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव के बारे में? हाँ सर, मैं तो उनको बहुत पहले से जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा पहाड़ के अंदर भी अगर ये थोड़ा सा अपना दिखाएं जी। हाँ, तो इस समय तो सरकार कांग्रेस की है। मैंने कहा मुलायम सिंह जी का भी यहाँ इलेक्शन जो लड़ेंगे ना यहाँ पर इस बार। जी। हाँ, तो हमने कहा कोई प्रतिनिधि वहाँ हम लोग। चलिए, अच्छी बात है। वहाँ पे खबर ये आ रही है कि डिम्पल यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं। 2017 में चुनाव जो होने हैं वहाँ पर जबरदस्त बड़ी मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया आपका नवीन कपिल, आपने हमें बात की। धर्मानंद तिवारी जी, आपके चश्मे से मुलायम सिंह यादव को कैसे देखते हैं आप? मैं तो आप वाजपेयी जी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बाय बर्थ वो फीलिंग होने लगती है। मुलायम सिंह जी 7th क्लास में पढ़ रहे थे तो एक हरिजन के घर खाना खा लिए, पानी पी लिए, तो पूरी बस्ती के लोग उनके खिलाफ हो गए। और लेकिन वो अपनी जिद जो है पर अड़े रहे, बोले कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी बात, एक बार साइकिल से वो जा रहे थे इटावा शहर में, तो चूंगी पहले लगती थी, तो साधारण लोग साइकिल से किसान अपनी लौकी या आलू या कोई सब्जी लेके बाजार में बेचने जाते थे तो चूंगी वाले पकड़ लेते थे और 5-10 लौकी के लिए इतना पैसा मांगते थे कि वो किसान परेशान हो जाता था। नेताजी ने देखा वहाँ और उसी समय सोच ले कि अगर कभी हमारी सरकार बनी तो हम ये चूंगी का नाटक ही खत्म कर देंगे। और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 89 में तो उन्होंने चूंगी खत्म कर दिया। दूसरी बात, मैं जो मुलायम सिंह जी से जुड़ा 1982 में मैं बलिया से दिल्ली पैदल मार्च करा रहा था, क्रांतिकारी वामपंथी मोर्चा बनाकर। लखनऊ में जब हम आए
178 लोग हमारे साथ थे, उसमें 8 बच्चे थे 8-10 साल के और 33 महिलाएं थी जी। भयंकर जाड़ा का दिन था, 4 जनवरी से हम लोग चले थे। और बलिया के ही काशीनाथ मिश्रा आज स्वर्गीय हैं, कुछ पूछने नहीं आए हम लोग को क्या हाल चाल है, कैसे है वो, क्या बात है। नेताजी ने पूरे विधानसभा का वॉकआउट किया। बीपी सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उसी समय हमने समझ लिया कि ये आदमी जो है, ये नेता जो है, बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं धर्मेंद्र तिवारी जी, उनके गुणों को लेकर, और जैसा कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, उनका भी हम जिक्र जरूर करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक इस समय कॉल्स पर जुड़ रहे हैं और एक व्यावसायिक व्यवधान की भी यहाँ पर आवश्यकता महसूस की जा रही है। उससे पहले में एक दर्शक जरूर ले लेते हैं, विजयपाल सिंह कटरा से हैं, उनको ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। विजयपाल सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? विजयपाल सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? मुझे लगता है काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे। बात हम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जहां जहां उनके चाहने वाले हैं वो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और अपनी अपनी तरह से शुभकामनाएं तमाम उनके चाहने वाले दे रहे हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी और धर्मेंद्र तिवारी जी। बहुत सारी बातें अजय कुमार जी हम चर्चा में ला रहे हैं, लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट्स का जिक्र करिए। कुछ ऐसे मौके भी आए जब ऐसा लगा कि उन्हें राजनीति में सत्ता नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी। उस वक्त को जरूर आप रेखांकित करिए जिस वक्त ऐसा लगा कि मुलायम सिंह कहीं हताश नहीं हो जाएं, कहीं निराश ना हो जाएं, लेकिन फिर से वो उठ खड़े हुए। अजय कुमार जी। सबसे बड़ा संकट, हाँ मनीष जी, मुलायम सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती 1992, 91, 92 में आई, जब इनको मुल्ला मुलायम के नाम से प्रचारित किया गया। सबसे बड़ी चीज उस समय ये हुई कि इन्होंने, चंद्रशेखर ने इनका साथ नहीं दिया। उस समय इन्होंने 4 नवंबर 1992 को अपनी एक अलग पार्टी गठित की और संघर्ष किया। जगह जगह जाकर के, साइकिल से जाकर के गांव-गांव में लोगों को संगठित किया। एक घटना ये थी, और एक घटना 1989 में थी, जब ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इनका नाम प्रस्तावित हुआ। तब वीपी सिंह ने इनके साथ क्या किया कि अजीत सिंह को इनके पड़लेल खड़ा करा दिया विधान मंडल दल के ऊपर। चुनाव हुआ, बड़ी संगठन की स्थिति आई, संघर्ष हुआ और मुलायम सिंह उसमें विजयी हुए। तब इनको लगा कि कौन उनकी पीठ में कहां कहां छुरा भोगता है। इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष करके पार्टी को जिस तरह से बनाया, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से जीवित किया। अब बताइए, 16 लोग मरे थे अयोध्या में गोलीकांड में, 100, 200 मीडिया के उस समय प्रचारित किया गया। ये व्यक्ति उस समय भी विचलित नहीं हुए और सारी जांच हुई, सारी चीजें आई, अंत तक यही आया कि 16 व्यक्ति मारे गए। मुल्ला मुलायम जैसा इन पर आरोप लगा। पार्टी के तमाम लोग उस समय मंथन में आए। बाद में फिर इनका आगे बढ़ा संघर्ष के मामले में, जमीनी हकीकत जानने के कई इंसिडेंट्स याद आते हैं, सड़कों पर संघर्ष उनका याद आता है। हम आपको रोक रहे हैं, अजय कुमार जी। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, के बारे में पता करते हैं। हमारे जो मंत्रिमंडल में दर्शक मौजूद है अजय कुमार जी, ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं आपके पास में आऊंगा। विजयपाल सिंह है मथुरा से, हम उनसे बात कर लेते हैं। विजयपाल सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं नेताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेताजी की दोबारा सरकार बने, नेताजी 100 वर्ष की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी तरीके से आपने शुभकामनाएं 3 शब्दों में दी। दोबारा सरकार बने, दीर्घायु हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र तिवारी जी, राज्य से केंद्र की तरफ जाना, ये फैसला कितना उचित माना जाए, और उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट्स रहे उनके सियासत के, उससे हम जरूर आपसे वाकिफ होना चाहेंगे आपके द्वारा। यही मैं कहना भी चाहता था, जो आपने पूछ दिया, यही मैं बताना चाहता था। महागठबंधन बनाने में मुख्य भूमिका रही मुलायम सिंह जी की। जी, लालू जी नीतीश कुमार जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जी, अपने यहाँ
दिल्ली में दोनों को बैठाए और लालू को राजी किए कि तुम इनको नेता मानो। लालू उनको नेता माने, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। लालू ने कहा कि हम जहर पी गए, वो कहा कि हम चंदन हैं, वो सांप लट पर कुछ न हो। इतना त्याग और बलिदान तो केवल नेताजी ने किया जी। महागठबंधन बन गया। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, राजमहलों की साजिश आप पढ़े होंगे, सुने होंगे जी। कि राजमहल में राजा को कैदी बना के बंद कर देते थे महामंत्री और सेनापति, और प्रचार करते थे कि वो बीमार हैं, निकल नहीं सकते। ठीक वही हाल मुलायम सिंह जी के साथ हुआ। महागठबंधन में कांग्रेस थी, आपको भी जानकारी है। महागठबंधन में कांग्रेस नहीं थी। दिल्ली से नीतीश से लालू से मिलने गए पटना, जान बचा के भाग गया नीतीश कुमार और चला गया सोनिया गांधी के यहाँ। सोनिया गांधी ने समझाया नीतीश जी को कि महागठबंधन के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हो तो हीरो बन जाएंगे मुलायम सिंह, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। बस वही सुन करके आए लौट के, और एक भी टिकट नहीं दिया मुलायम सिंह जी को। और प्रचार ये हो रहा है कि महागठबंधन तोड़ दिया, महागठबंधन से भाग गए और मोदी से मिल गए। इतनी खतरनाक साजिश नेताजी के साथ हुआ। ये समझाया गया कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव, महागठबंधन का अध्यक्ष ये हैं, इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो हीरो बनेंगे ये। मजबूरी में इनको वहां से अपना, क्योंकि पिछली बार भी हमने कहा था कि सब कुछ मुलायम सिंह बर्दाश्त कर सकते हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। स्वाभिमानी हमेशा से रहे हैं। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कहे कि ठीक है तुम लोग नहीं हमको चाहते हो तो हम अलग हो जाते हैं। ये हालत है। ये इनको रोकने के लिए मैं आज आपके सामने फिर घोषणा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये सारे लोग मिल करके जो महागठबंधन बनाए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 85 सीट लोकसभा की है। ये दोनों तीनों मिल करके भी 60-70 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। और फिर आगे देखिएगा भविष्य में मजबूर होकर के लालू को, नीतीश जी को, सबको फिर वही बात करनी पड़ेगी कि लोकसभा के चुनाव के आते आते उसके पहले मुलायम सिंह जी को ही नेता मानना पड़ेगा। और इनके नेतृत्व में तीसरा मोर्चा, हमेशा लड़ाई होती रही है या तो भाजपा से या कांग्रेस से। और दुर्भाग्य देखिए जो धर्मानंद जी आपके पास में हम आएंगे। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, श्यामदेव सिंह, हम उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद भी हम आपके पास में आते हैं। श्यामदेव सिंह जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? श्यामदेव सिंह जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप लाइन पे हैं लेकिन आवाज उन तक मिल नहीं पा रही है। धर्मानंद तिवारी जी, हम आपसे जानकारी लें उससे पहले थोड़ा सा कुछ कड़वी बातें हैं। कड़वी बातें इसलिए हैं क्योंकि ये उस समय के पत्रकार जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, और अजय कुमार जी आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कांशीराम के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। मुझे लगता है कि अगर मुलायम सिंह यादव ना होते तो कांशीराम लोकसभा नहीं पहुंचते। और जिस विचारधारा के साथ में कांशीराम आगे बढ़ रहे थे, उस विचारधारा को पूरा समर्थन मुलायम सिंह यादव ने दिया, और उस दोस्ती का ही परिणाम रहा कि सत्ता में गठबंधन दल की सरकारें हमने देखी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अब जब वो व्यक्ति इतना ढंग से, इतने प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस के साथ में उस विचारधारा को अपना रहा था, तो वाकई ये जो दूरी है मायावती और मुलायम के बीच में, ये पैदा की गई दूरी है, या फिर ये मान लीजिए कि मुलायम या मायावती में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आसपास के लोगों में है, वो एक होने नहीं देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मनीष जी बात बिल्कुल सही है। कांशीराम जी जिस तरह के व्यक्ति थे, मुझे वो भी याद है कि जब वो यहाँ आते थे तो मुलायम सिंह जी मिलने जाते थे, और उस समय कांशीराम जी पैर उठा करके सोफे पे बैठे रहते थे और मुलायम सिंह जी बेचारे नीचे बैठ जाते थे। इतना उनका सम्मान करते थे। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह जी को अपमानित किया गया, सारी चीजें थी उस रिजीम में भी, खैर वो एक अलग की बात थी। बाद में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसको लेकर के ये तो दूरियां तो बढ़ी हैं। दूरियां इसलिए बढ़ी हैं कि वो ये नहीं चाहती थी मायावती कि इनकी बिरादरी के या लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़े। इस कारण टकराव होता था, और टकराव के कारण जो है इनका विच्छेद हुआ, अलग हुए मुलायम सिंह जी। और आज भी मैं ये कहता हूँ, राजनीतिक भविष्यवाणी कहीं भी कोई संगठन हो जाए, लेकिन
समाजवादी पार्टी और बसपा में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बन गई हैं उसमें कोई एक हो। मुलायम सिंह जी ने बहुत कड़वे घूंट पिए हैं, कई मौकों पे कड़वे घूंट पिए हैं, और लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो सहनशीलता है, जो उनके अंदर स्वाभिमान है, उसको वो उससे समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि अब मैं चीज और बता दूं, ये जो अखिलेश जी को आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ, कुछ लोग इनकी पार्टी के ही परिवार के भी आगे नहीं थे, लेकिन इन्होंने बड़ी सोच समझ के जिस तरीके से इनको आगे बढ़ाया युवा करके, और ये जीत का श्रेय जो है जिस तरीके से 2012 में अखिलेश ने जगह जगह जाकर के लोगों को प्रभावित किया, उसी का परिणाम है कि 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में। चलिए, लेकिन आगे के आकलन करने की भी जरूरत है। बताते हैं अजय कुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूँ, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आऊंगा तो ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा इस वक्त क्या कुछ भ्रम की स्थिति है समाजवादी पार्टी में, आगे की राजनीति को लेकर, केंद्र की राजनीति को लेकर, गठबंधन की राजनीति को लेकर कुछ भ्रम दिखता है क्या, इसको लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे। बात हम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, और मुलायम सिंह के यादव की जब हम जिक्र करते हैं तो जिक्र उनके सियासी सफर का, जिक्र उनके संघर्ष का, और हाँ, जिक्र गठबंधन की राजनीति का। आगे ये राजनीति कैसे सफर तय करेगी या कुछ इस समय भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक धरातल पर भी और केंद्र के राजनीतिक धरातल पर भी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, धर्मानंद तिवारी और अजय कुमार जी, दोनों लोग मौजूद हैं। धर्मानंद तिवारी जी, मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में तमाम दोस्त बनाए हैं। हम चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, ज्योति बसु से उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। हम चाहे अगर हम साउथ की तरफ जिक्र कर लें तो भी तमाम, चाहे वो हेगड़े रहे हों, चाहे फिर वो बंगारप्पा रहे हों, तमाम सियासी दलों से उनके अच्छे दोस्त रहे और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति उनकी अपनी विचारधारा को लेकर भी है, भ्रम की स्थिति कुछ गठबंधन की राजनीति को लेकर भी है। पिछले कुछ दिनों में कुछ क्लियर करेंगे आप धर्मानंद तिवारी जी? हाँ, वही 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 जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने लोग हैं इनके इर्द गिर्द और साथी, ये सब लोग पैरासाइट हो गए हैं मुलायम सिंह जी के। इन्हीं की कमाई सब लोग खाने के चक्कर में है। जो जहाँ है वही संगठन खड़ा करे, उसको मजबूत करे तो पार्टी बढ़ेगी, और नहीं तो खाली मुलायम सिंह जी करने से तो मामला बनेगा नहीं। अभी जो है हमने एक होर्डिंग लगवाई है, शायद आपने भी देखा होगा, उसमें हमने यही लिखा था कि उत्तर प्रदेश पर तो हमारा कब्जा है ही है, अब दिल्ली की तैयारी होनी चाहिए। और वो होर्डिंग का वो बना के मैं पहले रखा था कि बिहार के चुनाव में जब मोदी हार जाएंगे, मुझे मालूम था ये हारेंगे, तो मैं ये होर्डिंग लगवाऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी हमारी क्षमता होगी। हमने होर्डिंग लगवाई, उसमें ये लिखा कि राहुल का कार्टून बना के कि रास्ता छोड़ो, और मोदी जी हार गए थे तो लिखा कि जादू खत्म, अब गद्दी छोड़ो। ये इस तरह का प्रचार विचार हमारे यहाँ हो नहीं पा रहा है। नहीं, लेकिन एक चीज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक कमी जो मुझे महसूस हो रही है, और इस बात को लेकर हम अजय कुमार जी के पास में आएंगे। एक जो कमी महसूस हो रही है वो दरअसल पार्टियां एक व्यक्ति पर केंद्रित हो रही हैं। ये संकट है उनकी राजनीति को लेकर, आगे विचारधारा को लेकर, इसको लेकर हम जिक्र करेंगे, जिसका संकेत धर्मानंद तिवारी जी दे रहे हैं कि कोई बैठकर दिल्ली में बैठ के ही राजनीति कर रहा है। मैं आ रहा हूं धर्मानंद जी आपके पास में। हमारे साथ में इटावा से एक दर्शक है हिमांशु यादव, उनसे हम बात कर लेते हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज मुलायम सिंह यादव जी ने स्कूल बच्चों को धन्यवाद दिया है हमारे अपने जन्मदिन पर आने के लिए। जी, एक और दर्शक हमारे साथ में मौजूद हैं, मयंक अग्रवाल है इटावा से। मयंक, अपनी बात कहें। मयंक, आपको क्या हमारी आवाज मिल रही है? मुकेश अग्रवाल सर। जी मयंक, अपनी बात कहें। सर, मैं मुकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, मुकेश अग्रवाल। जी मुकेश जी, चलिए माफी चाहता हूँ, आप अपनी बात कहें। मैं सर सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से नेताजी को बधाई देने का जो आपने संबोध दिया है, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। इटावा की शान, इटावा की लोह पुरुष, जिसको इटावा में विश्व में इटावा में पहचान दिलाने वाले आदरणीय नेताजी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इटावा की
इटावा को एक विश्व के सिरमौर पर पहचान बना दी, और दोस्तों के दोस्त हैं। कांशीराम जी कहीं भी इटावा के, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं जीते, और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई और इटावा से पहली बार उनको सांसद बनाया। ऐसे नेताजी को मैं सशक्त नमन करता हूँ और अपना जीवन भी उनके लिए न्यौछावर करने की वो रखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से हैं राजेश कुमार हमारे साथ लखनऊ से। इस समय एक और दर्शक मौजूद है। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले के न्यूज को बधाई देना चाहता हूं, जो इस तरह का मंच देता है, जो आम से आम आदमी अपनी बात रखता है। जी, शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जी, हमसे बात करने के लिए। धर्मानंद तिवारी जी, अब आप अपनी बात कहें, आप बात कहना चाह रहे। दरअसल सवाल मेरा यही था कि दिल्ली में बैठ के जो लोग राजनीति करते हैं, अब मास लीडर नहीं रहे हैं, जन नेता जिनको हम कहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाजवादी पार्टी में, जी ऐसा है जी, आधारित नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात और सामयिक बात आपने उठाया है कि व्यक्ति पर आधारित पार्टियां, व्यक्ति पर आधारित पार्टी बनेगी तो एक दिन ये आ जाएगा, सामंती व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी में रखना चाहता हूं, आप जानते भी हैं, सबसे पहले व्यक्तिवादी राजनीति कहां से शुरू हुई। जी, एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा धर्मानंद तिवारी जी, एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। जो सड़कें पक्की नहीं थी, कच्ची एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ। सचिन हमारे एक दर्शक और मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास में आता हूँ। जरूरी है, एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, आप अपनी बात कहें। जी मैम, नेताजी को मैं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता था। जी, शुक्रिया आपका सचिन, बधाई देने के लिए। जी, अब आप कहें धर्मानंद तिवारी जी। तो जब चलती थी तो लीक बन जाती थी लोहे के पहिए से जी, फिर पीछे से जो बैलगाड़ी आती थी, मजबूर होकर के उसी लीक पर चलना पड़ता था जी। आजादी के समय से ही 1952 में चुनाव हुआ और 1947 में ही नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, और वहीं जो लीग चली परिवारवाद की, व्यक्तिवाद की, वहीं से शुरू हो गई। आज कांग्रेस में मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी के अंदर कौन सा ऐसा नेतृत्व गुण है कि बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता राहुल जी। क्यों कि अगर दूसरा कोई बन जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रांतीय अध्यक्ष बिना उनकी मर्जी के, तो सीताराम केसरी वाली हालत हो जाएगी। कोई मानने को तैयार नहीं है राहुल परिवार को छोड़ करके। ठीक वही हाल अब हमारे यहाँ है, नेताजी को परिवार नहीं, लेकिन धर्मानंद तिवारी जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले मैं अपने एक दर्शक को ले लेता हूं। मोहम्मद यूनुस है लखनऊ से। मोहम्मद यूनुस, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी, नेताजी के बारे में पहले तो इनके जन्मदिन के मुबारकबाद देता हूँ। जी, शुक्रिया। और इन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किए हैं, जैसे चुंगी खत्म करना नंबर 1 बार, जब ये 1977 में सहकारिता मंत्री थे, तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और दूसरा मेरी नजर में काम है, इन्होंने जो 19 अक्टूबर 1990 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचा दिया, इससे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही प्रभावित हुई। चलिए, शुक्रिया आपका मोहम्मद यूनुस। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं जो हम उनके लिए कह रहे हैं। धर्मानंद तिवारी जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जवाब हम अजय कुमार जी से लेंगे कि मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात आलोचना, ये अलग बात है कि हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, अच्छी बात है, और बहुत संघर्ष किया है मुलायम सिंह यादव की जब हम जिक्र करते हैं तब, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है उनके अपने परिवार को लेकर, वो आलोचना के केंद्र बिंदु में उनको कहीं ना कहीं खड़ा करती है। और कल हमने एक नजारा देखा कि डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव और मंत्री बन गए तेज प्रताप यादव। उनका राजनीति में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको किस आधार पर मंत्री बनाया गया है? 25 साल का वो लड़का जो कि नौकरी ढूंढता रहता है, अगर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो वो क्या होते, ये जरा सोचिए और सोच के मुझे बताइएगा। उससे पहले हमारे साथ भी एक दर्शक मौजूद हैं कन्नौज से। आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और फिर अपनी बात कहें। चलिए, अजय कुमार जी,
धर्मानंद तिवारी जिसके ऊपर जवाब दे उसके पहले आप बताइए कि अगर वो दोनों लालू प्रसाद यादव के पुत्र ना होते तो क्या होते? अब आपने खुद ही बता दिया वो क्या होते। 9वां पास और 8वां पास। लखनऊ में अभी चपरासी की नौकरियां निकली थी, वो सारी चीजें हैं। कितनों ने पीएचडी और उन सब ने भरा, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर किसी बच्चे में परिवार में टैलेंट है और उसमें नेतृत्व का गुण है तो उसे नेता बनना ही चाहिए। क्या पत्रकार का बेटा अगर पत्रकार बन जाए तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा? मैं एक चीज सही है कि ठीक है, मुलायम सिंह यादव के परिवार में अगर अखिलेश जी रहे, 1990 में वो पहली बार जो है लोकसभा के लिए उतरे, जीते। शिवपाल यादव को उन्होंने आगे बढ़ाया। हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने बेटे और अपने पुत्र या पुत्री को आगे बढ़ाए। अब यही बात लालू जी ने भी वहां सोची होगी, उन्होंने किया है। लेकिन गुण होना आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, अपेक्षित को अपेक्षित पढ़ रहे आवश्यक है। अगर ये चीज नहीं है तो वो केवल रास्ता दिखाएंगे। चलिए, और आगे वो जो और से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, संजीव, उनसे हम बात कर लेते हैं। संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज एक बात और है, शिवपाल के बारे में लोग कहते हैं। टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। संजीव जी, हेलो, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। संजीव जी, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता तो जहाँ जिसमें टैलेंट है उसको आगे आना चाहिए। हाँ जी जी संजीव जी अपनी बात कहें। और अजय कुमार जी, आपको रोक रहे हैं, हम संजीव को ले रहे हैं। जी संजीव, अपनी बात कहें। अच्छा, हमारी तरफ से माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी शुक्रिया संजीव, आपने शुभकामनाएं दी नेताजी मुलायम सिंह यादव को। धर्मानंद तिवारी जी, तेज प्रताप यादव का भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा में क्या कंट्रीब्यूशन, अपर्णा यादव का या जो अभी जिला पंचायत में चुनी गई है उनका भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना साहित्य और कितनी पीएचडी लोहिया के विचारों पर इन्होंने की हुई है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये तमाम नाम इसलिए मैं गिना रहा हूं, ये मुलायम सिंह के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन कम से कम जो बातें आपने भी कही परिवारवाद को लेकर, उसको लेकर एक सवाल उठता है। धर्मानंद तिवारी जी, आवाजें नहीं जा रही। धर्मानंद तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? जो हमें कहना था वो आप खुदे कह रहे हो। हाँ, तो आप कह दीजिए, तुम्हारी आवाज कमर मिल जाएगी। कि शुरू से जो लीक बन गई, कार्यकर्ताओं में भी यही बात घर कर गई है कि उसी परिवार का कोई हो तो उसको नेता माने। अब कितनी काबिलियत है तेज प्रताप यादव में, कितनी काबिलियत है तेजस्वी यादव में, आपने देख लिया कल टीवी पर। वो अपेक्षित को उपेक्षित पढ़ रहा है। गवर्नर ने चेक किया कि भाई ये क्या पढ़ रहे हो, फिर दोबारा पढ़ो। अब उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन जो नेहरू परिवार ने लीक डाला, जो नेहरू परिवार ने लाइन बनाई, व्यक्ति आधारित राजनीति जो शुरुआत हुई, उसी में लालू का नाम लीजिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला का नाम लीजिए, चाहे अजीत सिंह जो चौधरी साहब के लड़के हैं उनका नाम लीजिए, हर जगह चाहे मायावती का नाम लीजिए। मायावती के अलावा वहाँ का कार्यकर्ता किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह से वाजपेयी जी लोकतांत्रिक सामंतवाद कायम होता चला जा रहा है, और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं तो ये दोष किसका है, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। ये दोष किसका, ये हम जानना चाहेंगे। अजय पांडे हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है बनारस से। आपको रोक रहा हूं धर्मानंद जी, मैं बनारस चलता हूं अभी। अजय जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मुलायम सिंह जी दीर्घायु हो, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं सर कि जो मुलायम सिंह जी लोकसभा के चुनाव में, चलिए शुक्रिया, दीर्घायु हो, के चुनाव में 5 लोग जीते समाजवादी पार्टी, क्या क्यों नहीं और जगह के लोग जीत गए? तो अब वो भी ये कहते हैं कि भाई 5 लोग जीत गए, हमारे ही परिवार के जीते, तो पार्टी जब परिवार की है तो है, और कोई छठा क्यों नहीं जीत नहीं, पाया? एक बड़ा सवाल है। मुखिया को भी ये चीजें देखनी चाहिए जी, और मैंने लोगों वही को कहा, भी आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर हम इस परिवार में होते, जी मैं वही कहना चाह रहा था अजय कुमार जी, कि मान लीजिए कन्नौज लोकसभा क्षेत्र है,
कन्नौज लोकसभा क्षेत्र अखिलेश यादव ने छोड़ा तो मुलायम सिंह यादव ने पकड़ा, मुलायम सिंह यादव ने पकड़ा तो फिर अखिलेश यादव ने पकड़ा, अखिलेश यादव ने छोड़ा तो डिंपल यादव ने पकड़ा। क्या कन्नौज का कोई स्थानीय नेता वहां पर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा? क्या वहां का नेता या वहां का कार्यकर्ता सिर्फ आपकी जी हजूरी करता रहेगा? क्या वो वहां पर संघर्ष करता रहेगा? क्या ये कुछ बातें ऐसी हैं कि वहां पर जो भी जिलाध्यक्ष होगा, जो भी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता होगा, जो सालों से लगा हुआ है, क्या उसको मौका नहीं मिलेगा क्या कभी? धर्मानंद तिवारी जी, देखिए उसको मौका मनीष जी इसलिए नहीं मिलेगा कि वो भी जानता है कि किसकी निगाहें किस पर हैं। अगर वो इस कहे मैं टिकट का दावेदार हूं तो हो सकता पार्टी में वो किनारे कर दिया जाए। समय की रफ्तार, और वो तो एक कहावत है, जब जब बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। लोग जानते हैं कि भैया जिला अध्यक्ष बने रहेंगे, इसी में हमारी अहमियत है, और डिंपल जी जीत जाएंगे तो कम से कम हम पर कृपा बनी रहेगी। अगर वो टिकट का दावेदार हो जाएगा तो पार्टी से बिल्कुल किनारा ही नहीं हो जाएगा, उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। तो हर जगह सोचते हैं, हर एक की अपनी एक सोच रहती है। जी अजय जी आपको रोक रहा हूं। बनारस से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, मुझसे बात कर लेते हैं। आलोक यादव हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं मनीष जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जी कि आपके चैनल के माध्यम से हमें एक आम आदमी को बधाई देने का मौका मिल रहा है। जी तो मैं हेलो जी, आप अपनी बात रखें। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है आलोक जी। मैं माननीय नेताजी को कोटि कोटि जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। और वो बहुत ही सफल राजनीतिक आदमी है। मैं चाहता हूं कि नेताजी हमारे संग और भी दिन रहें। मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। कम से कम उनके चाहने वालों में ये सबसे फेवरेट जो शुभकामना है वो होगी। इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती है कि आप उन्हें पीएम के रूप में देखें। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे फेवरेट शुभकामना की अगर बात करें तो वो अभी एक दर्शक ने दी कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। एक दर्शक और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, दिनेश गुप्ता हैं कानपुर से। दिनेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं माननीय आपको नेताजी शुभकामना देना चाहता हूँ जी। जन्मदिन की नेताजी शुभकामना देना चाहते हैं अपनी तरफ से जी। और हेलो जी, अपनी बात कहें। जी, शुभकामना देना चाहता हूँ नेताजी को। साथ ही एक निवेदन करना चाहते हैं आपके मंच के टीवी के माध्यम से कि विकलांग जनों की समस्याएं बहुत ही बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। जी, ये बात जरूर नेताजी तक पहुंचेगी, अखिलेश यादव तक पहुंचेगी। विकलांगों की जो समस्याएं हैं, कम से कम वो अपने जन्मदिन के मौके पर कोई ऐसी घोषणा करें, अखिलेश यादव ऐसी घोषणा करें कि विकलांगों को जो तकलीफें हैं वो ना हो, क्योंकि सामाजिक सरोकार बहुत जरूरी होते हैं और सामाजिक सरोकारों के लिए सरकार कम से कम जानी जाती है, हम तो ये मानेंगे। धर्मानंद तिवारी जी, प्रधानमंत्री पद की बात हो गई, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, और ऐसे में तब जबकि आपके अपने ही शूल बिछा दे रास्ते में, तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। कितना फेवरेट मौका था, अगर हरकिशन सिंह सुरजीत सिंगापुर ना जाते तो शायद मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन जाते। रोक दिया था लालू यादव ने, लालू ने रोक दिया था। लालू यादव ने ही रोक दिया था। समझी की देन है। नहीं तो फिर क्या लगता है कि अभी दिल मिल गए हैं ना, अब तो समझी हो गए हैं, अब तो समझी हो गए भाई। इनको रोक दिया। हाँ, उसमें ऐसा है मनीष जी, जी लालू जी ने रोका, और आप देखिएगा कल लालू जी के वजह से ही 2019 में नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे। नोट कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। मुझे लालू जी की वजह से जो काम इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे, लालू जी की वजह से ये काम होगा। आपके इस बयान पे ही पटाखे छोड़ने लगेंगे के कहने से। जी, बयान पे ही हाँ, देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे। अभी जो 2012 का चुनाव हुआ था तो कोई नहीं कह रहा था कि मेजॉरिटी बनेगी समाजवादी पार्टी की। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बराबर। मनीष जी, आवाज हमारी जा रही है? बिल्कुल आ रही, बराबर आ रही है। आप कहिए अपनी बात को। मैं पहला व्यक्ति हूँ, 2012 में हमने कहा था,
2012 में हमने कहा था कि हमारी मेजॉरिटी आएगी, मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। उसके बाद शिवपाल जी कहने लगे, मैंने कहा था 212 सीटें आएंगी, लेकिन अब उसके बाद जब जोश आ गया लोगों में, शिवपाल जी कहने लगे 40 सीट आएगी। आप चलिए, अच्छी बात है, आपने 2019 का जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे लालू यादव की मदद से। अजय कुमार जी, भारतीय राजनीति कम से कम इस बात की गवाही देती है, वो ये कि 2019 के पहले 2018 में कोई ऐसा शगुफा छेड़ दिया जाएगा कि हवाएं कुछ और ही रंग दिखाने लगेंगी और मोदी एक बार फिर से सत्ता के करीब दिखने लगेंगे। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, राजनीति में मनीष जी, राजनीति में कोई चीज संभव नहीं है और कोई चीज असंभव नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि मोदी यहां पहुंच जाएंगे? भाई, बात अपनी अपनी है, हर एक का भाग्य भी साथ देता है। 1996 में जिस तरीके से मुलायम सिंह कुर्सी तक पहुंचते, आपने भाग्य का जिक्र किया, लालू जी भाग्य का जिक्र किया। भांजी मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव से की स्थिति में हमें अजय कुमार जी, क्या चीजें होती हैं, क्या मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव से ज्यादा कि लालू यादव इनको बनने देंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ। चलिए, लेकिन ये भी बात सही है कि मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनना कितना तय है, लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं। लालू प्रसाद यादव से बड़ा ज्योतिषाचार्य हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने बार बार कहा लालकृष्ण आडवाणी के लिए कि ये पीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे, और वाकई वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए, सब कुछ रहा, लेकिन आडवाणी साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो फिलहाल मुलायम सिंह यादव के लिए भी हो सकता है कल वो कुछ भविष्यवाणी करें। नजर बनी रहेगी इस कार्यक्रम को लेकर कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कल क्या कहते हैं और किस तरह से शुभकामना देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका धर्मानंद तिवारी जी, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, चर्चा को इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हम, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अजय कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल दीर्घायु हो मुलायम सिंह यादव, और निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे, शख्स से शख्सियत बनने में बहुत अरसा लगता है, और निश्चित तौर पर जब कोई इतना बड़ा सफर तय करता है तो उसके सफर के जो अनुभव रहते हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, ये भी जरूरी होता है। तो कम से कम यहां तो ये बात सीखनी जरूरी होगी कि मुलायम सिंह यादव के आगे आने वाले जो लोग हैं वो उनसे प्रेरणा लें, वो उनकी राजनीति को समझें, सीखें, और समाज के लिए क्या कल्याण कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।